सो हेलो एवरीवन। और आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 के बारे में। फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था कि राइट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि जो फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एग्जिस्टेंस में आया, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कितने अच्छे तरीके से सारी अप्रोचेस को ध्यान में रखते हुए, सारी वर्ल्ड की बेस्ट प्रैक्टिसेस को ध्यान रखते हुए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन किया, ठीक है। और अब हम देखेंगे कि उस कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे ही हम विल डाइव इनटू इट, सो विल सी द ब्यूटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कि कितनी उसको बेहतरीन तरीके से उस कॉन्स्टिट्यूशन की डिज़ाइन करी गई थी, और क्यों फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा स्पेशल है और कितने ज़्यादा अकोमोडेटिव ये हैं। एट द सेम टाइम पॉलिटिकल डेमोक्रेसी और सोशल डेमोक्रेसी को किस तरीके से वो बैलेंस बना के रखते हैं। जैसे हम डीपीएसपी देखेंगे, हम राइट्स देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो किस तरीके से दोनों चीज़ें साथ मिलकर चलती हैं और नेशन हमारा प्रोग्रेस करता है, सिटीजन्स का ध्यान रखा जाता है, साथ ही कलेक्टिव पूरी सोसाइटी का ध्यान रखा जाता है। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे चैप्टर 2 में, राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो आई वेलकम यू ऑल। आप सबका अटेंशन मैं चाहता हूँ। इस क्लास को देखने से पहले आप सभी एकदम से इस टॉपिक के साथ जुड़ जाइए। और राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत ही अमेजिंग हमारा एक लेक्चर होने वाला है। तो प्लीज़ आई वेलकम यू ऑल एंड ब्रिंग एवरीवन्स अटेंशन टू दिस चैप्टर, ठीक है। नाउ फर्स्ट लाइन यहाँ से शुरू होती है क्लास 11th की एनसीईआरटी में। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट ओनली अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, and the relations among them. As we studied in the last chapter, the constitution is a document that sets limits on the powers of the government and ensures a democratic system in which all persons enjoy certain rights, ठीक है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब सिर्फ इतना तक लिमिट करके नहीं रख सकते हम कि किस तरीके के ऑर्गन्स हैं, क्या आपस में काम करे जा रहे हैं, गवर्नमेंट का क्या रिलेशन है, उसमें सिर्फ यहीं तक कॉन्स्टिट्यूशन का काम नहीं होता। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वे बियॉन्ड दैट, ठीक है। किस तरीके से कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है एक डेमोक्रेटिक सिस्टम, ठीक है। सिर्फ कह देने से कि हमारा इंडिया डेमोक्रेटिक है, इससे बात नहीं बनती है, ठीक है। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो कहती है कि हम डेमोक्रेटिक हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे जो हमारी ईस्टर्न साइड की कंट्रीज़ हैं, ठीक है, वो कहती हैं कि हम डेमोक्रेटिक हैं, पर वो नहीं है, ठीक है। एज़ वी सी विद आवर नेबर्स, हमारे जो पड़ोसी हैं वो भी कहते हैं कि डेमोक्रेटिक उनकी रिजीम है, लेकिन हम सब जानते हैं कि कितनी डेमोक्रेसी वहाँ पे प्रैक्टिस होती है, ठीक है। तो इस वजह से, और ये डेमोक्रेसी इंश्योर कौन करता है कि आपने वहाँ पर सिटीजन्स को कितने राइट्स दे रखे हैं, आपने वहाँ पर सिटीजन्स को कितने अधिकार दे रखे हैं अपनी बात रखने के लिए, अपनी लाइफ को एक डिग्निफाइड तरीके से जीने के लिए, अपनी जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, द बेसिक ह्यूमैनिटीज़, द बेयर मिनिमम जो इसको कहते हैं, जो सबसे मिनिमम कोई भी सिटीज़न एक्सपेक्ट करता है उसकी लाइफ में, वो कितने अच्छी तरीके से आप उनको प्रोवाइड करते हो, या उसकी एक्सेस कितनी ईजीली कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से आपको मिल पाती है। ये सारी चीज़ें जो हम देखते हैं, ये इंश्योर करती है कि हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक है या नहीं है, या कितने राइट्स प्रैक्टिस एक्चुअल में किए जाते हैं या नहीं किए जाते, ठीक है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे हमारे जो मेन जो राइट्स हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स जिनको कहा जाता है कि ये हैं फंडामेंटल राइट्स। अब फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल क्यों कहा गया, इसके बारे में भी हम देखेंगे, ठीक है। बाकी राइट्स को क्यों नहीं फंडामेंटल कहा गया, क्या सारे राइट्स फंडामेंटल होते हैं, क्या फंडामेंटल राइट्स इतने इम्पोर्टेंट है कि वो मतलब कभी तोड़े नहीं जा सकते या कभी छीने नहीं जा सकते, इन सब के बारे में हम डिस्कस यहाँ पे करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर Part 3 of the Indian Constitution lists the fundamental rights and also mentions the limit on these rights, ठीक है, कि फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं और क्या इनकी लिमिट्स हैं या नहीं, ठीक है। इन द पास्ट 50 years the scope of rights has changed and in some aspects expanded,
अब देखिए स्कोप ऑफ राइट्स की क्या बात हुई, मतलब राइट्स लिख दिए गए थे पहले एक सेंटेंस के तरीके से कि ये है आर्टिकल 14 में ये लिखा हुआ है, आर्टिकल 21 में ये लिखा है, आर्टिकल 28 29 में ये चीज़ें लिखी हुई। पर सिर्फ वो एक या दो लाइन्स लिख देने से हम ये डिफ़ाइन नहीं कर सकते कि वो हमेशा वैसी की वैसी रहेंगी या फिर हर कॉन्टेक्स्ट में उनको अप्लाई किया जा सकता है कि नहीं। वो तो बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज होगी ना, ठीक है। दैट ऑल पर्सन शैल नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, सेक्स, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें लिख रखी हैं, ठीक है। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है प्रैक्टिस में। तो अब देखिए इसको इंटरप्रेट कौन करता है, तो जहाँ पर भी कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की बात आती है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को समझने की बात आती है, तो कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत ही टेक्निकल डॉक्यूमेंट है, उतना इजी नहीं है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे, अगर आप देखेंगे तो इतना इजीली समझ नहीं आ सकता वो किसी नॉर्मल इंसान को। तो भाई ये काम कौन करता है, तो इस चीज़ का काम हमने दे रखा है हमारे सुप्रीम कोर्ट को। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ Supreme Court has the authority to interpret the constitution, ठीक है। तो ये हमको सुप्रीम कोर्ट को हमने ये पावर दे रखी है कि इंटरप्रिटेशन कौन करेगा कॉन्स्टिट्यूशन का, वो करेगी सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो ये चीज़ हम देखते हैं यहाँ से कि सुप्रीम कोर्ट के पास अथॉरिटी है इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी ये थोड़ा सा इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। चलिए, तो अब जो इनके राइट्स का जो स्कोप बढ़ाया गया और इनके साथ साथ में उसको एक्सपेंड किया गया और उसको चेंज किया गया, ठीक है, ये काम किसने किया, सुप्रीम कोर्ट ने किया, ठीक है। और साथ ही साथ पार्लियामेंट भी थोड़े थोड़े कुछ फेरबदल करती रही इनके बीच में। सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट की बहुत एक टसल भी चलती रही आपस में, कोई एक दूसरे से कभी नाराज़ हो गया, खुश नहीं था, तो फंडामेंटल राइट्स को बहुत चेंज करने की भी कोशिश यहाँ पर करी गई, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ राइट्स। अब देखिए इम्पोर्टेंस ऑफ राइट्स में एक कहानी दे रखी है यहाँ पर कि 1982 में एशियन गेम्स हुए थे, ठीक है। तो उसमें कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को बुलाया गया था। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स आप समझते हैं जो मज़दूर होते हैं, और कॉन्ट्रैक्टर्स उनके साथ में आएंगे जो ठेकेदार होते हैं। These contractors employed a large number of very poor construction workers from different parts of the country to build the flyovers and stadiums. These workers were kept in poor working condition and were paid less than the minimum wages decided by the government. देखिए ये इनके साथ अन्याय हो रहा था। इनको अलग अलग देश के गरीब हिस्सों से लेकर आया गया और इनको काम पर लगा दिया गया, लेकिन इनको जो वेजेस देनी थी, जो इनको पैसे मिलने चाहिए थे, वो उतने नहीं मिल रहे थे जितने गवर्नमेंट एक मिनिमम दे रही है। जैसे अब हमारे आसपास गाँव में नरेगा चलती है ना, तो मिनिमम एक पे वेज मिलती है उनको कि इतना वेजेस तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। वो उनको उससे भी कम दे रहे थे और उनको बहुत ख़राब कंडीशन में उनसे काम करवा रहे थे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अ टीम ऑफ सोशल साइंटिस्ट स्टडीड देयर पुअर कंडीशन एंड पिटिशन्ड द सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने आर्ग्यू किया दैट एम्प्लॉइंग अ पर्सन टू वर्क फॉर लेस देन मिनिमम प्रिस्क्राइब वेज अमाउंट्स टू बेगार और फोर्स लेबर। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की, मतलब पिटिशन की, उन्होंने अपील करी कि ये देखो ये तो गलत हो रहा है, ये तो बेगारी है, बेगारी तो गुलामों से कराई जाती है, अंग्रेज़ करवाते थे हमसे, ठीक है। तो अब ये चीज़ तो बहुत गलत हो रही है। नाउ व्हाट हैपन्स इज दे आर्ग्यूड दैट ये हो गया विच इज़ अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अब फंडामेंटल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मतलब कि उनको एक्सप्लॉयट कर रहे हैं। कोई किसी को फंडामेंटल राइट्स में से लिखा गया है, हम जब पढ़ेंगे द बिल ऑफ राइट्स, हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे पार्ट 3 में, तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट राइट है हमारा कि एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकता कोई किसी का, एक्सप्लॉयट नहीं कर सकता उसकी एक, अगर वो काम भी आप करवा रहे हो उससे मजदूरी का, तो उसको राइट वेजेस तो दो, उसका जितना अधिकार है उतना तो मिलना चाहिए ना। तो वो फंडामेंटल राइट का वॉलेशन वाला था। मचल लालुंग was 23 when he was arrested, a resident of Chuburi village in Moregaon district of Assam। अरे सॉरी, इससे पहले क्या हुआ कि कोर्ट ने उनको एक्सेप्ट किया कि हाँ ऐसा हो रहा है, और फिर उनको वर्कर्स को वेजेस दे दी गई,
ठीक है। एक और कहानी है कि मचल लालों की। ये असम का एक लड़का था। मचल वॉज चार्ज ऑफ कॉजिंग ग्रीवियस इंजरीज। ही वॉज फाउंड मेंटली टू अनस्टेबल टू स्टैंड ट्रायल एंड वॉज सेंट एज अंडर ट्रायल टू लोकप्रिय गोपीनाथ बोडोलोई मेंटल हॉस्पिटल में तेजपुर फॉर ट्रीटमेंट. Machal was treated successfully and doctor wrote twice to jail authorities that he was fit to stand trial, but no one paid attention. Machal Lulung remained in judicial custody. Machal Lulung was released in 2005. He was 77 then. He spent 54 years during which his case never came up for hearing. He was freed when a team appointed by NHRC intervened after an inspection of under trials. अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि मचल की जितनी सज़ा थी उसका ट्रायल ही नहीं हो पाया. एक होता है कि आपने कुछ गलत किया, आप मान लीजिए आपने क्राइम किया या फिर आपसे कुछ गलती हो गई, तो आपको कस्टडी में लेकर जाएंगे कुछ टाइम के लिए और आपका ट्रायल करवाया जाएगा फटाफट से, जितना जल्दी हो सके आपको कोर्ट लेके जाएगा. ट्रायल का मतलब आपको कोर्ट लेके जाएगा, आपको एक एडवोकेट होगा, सामने वाली जो पार्टी होगी उसका एडवोकेट होगा, वो आपके ऊपर चार्जेस लगाएंगे या जो भी आरोप लगाएंगे. फिर जज डिसाइड करेंगे कि हाँ क्या चीज़ थी. आपने देखा है ना मूवीज़ में ऐसा होता है कि अब उसको अरेस्ट कर लिया गया, उसको कस्टडी में रख लिया गया, उसके बाद उसका ट्रायल ही नहीं हुआ और उसको जेल में रख दिया नेक्स्ट 54 ईयर्स. ठीक है, तो अब वो 77 ईयर्स का हो गया लेकिन उसका ट्रायल ही नहीं हुआ. सोचो उसकी पूरी लाइफ सिर्फ जेल में चली गई. तो फिर उसको क्या किया गया, NHRC जो ह्यूमन राइट्स कमीशन वाले लोग हैं उन्होंने फिर उसको जैसे तैसे करके बाहर निकाला. अब उसकी पूरी लाइफ में कोई राइट ही नहीं था, मतलब वो कुछ भी नहीं कर पाया, अपनी लाइफ जीनी थी या वो अपने आप को सुधार पाता, कुछ नहीं कर. 77 एज इज़ बहुत बड़ी हो जाती है एज, उसके बाद वो क्या करेगा. तो यहाँ पर क्या हुआ कि अब प्रॉपर ट्रायल अगेंस्ट हिम नेवर टुक प्लेस. और ये कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया हुआ है कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी में राइट टू फेयर एंड स्पीडी ट्रायल भी आता है. ठीक है, तो राइट टू फेयर एंड स्पीडी ट्रायल का मतलब भी यही है कि अगर किसी ने गलती की भी है तो उसको जल्दी से जल्दी कोर्ट लाया जाए ताकि उसका डिसीजन हो. ठीक है, तो ये चीज़ हुई उसके साथ. तो इन सब चीज़ों से पता चलता है कि राइट्स कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारी लाइफ में. ठीक है, अगर राइट्स ना हो तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता और शायद कोई कुछ भी कर सकता है. ठीक है, आप समझ पा रहे हो. एनीवन कैन नॉट डू एनीथिंग एंड एनीवन कैन डू एवरीथिंग. मतलब उसके ऊपर कोई रोक नहीं है, और अगर किसी और इंसान के ऊपर कोई रोक ना हो तो जो उसके सामने है, जो उसके एक्शंस को मतलब अफेक्ट होगा, उसके पास रोक ही रोक है. ठीक है, आज अगर मैं ये सोचने लग जाऊँ कि मेरे को रात में पूरी रात फुल स्पीड फुल वॉल्यूम में मेरे को है ना डीजे चलाना है या फिर बहुत लाउड वॉल्यूम में म्यूज़िक सुनना है, तो मेरा जो राइट है उसके ऊपर तो कोई लिमिटेशन ही नहीं रही. ठीक है, और किसी और का राइट है वो तो मैंने पूरी तरीके से वॉयलेट कर लिया, उसके पास तो कुछ राइट ही नहीं रहा. अगर उसको सोना है तो राइट टू स्लीप पीसफुली भी तो एक राइट है ना. ठीक है, अगर हमको शांति से सोना है वो भी एक राइट है, तो उसके पास तो कुछ राइट ही नहीं रहा और मेरे पास तो एब्सोल्यूट राइट हो गया. ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं जब आपके पास में राइट्स नहीं दिए जाते, प्रिस्क्राइब नहीं किए जाते. इसलिए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत अच्छी तरीके से फंडामेंटल राइट्स कहते हैं मेंशन भी है. और आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब फंडामेंटल राइट्स डिस्कस कर रही थी ना, तो वहाँ पर 1 मिनट के लिए भी राइट्स तो बहुत सारे डिस्कस हुए, पर राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन में रखना है या नहीं रखना इसके ऊपर ज़रा भी डिस्कशन नहीं हुआ. फर्स्ट गो में इनको अग्री हो गया थे, सब लोग अग्री हो गए थे, सबके साथ एक कंसेंशुअल अग्रीमेंट था, सब ने हाँ कर दी थी कि हाँ फंडामेंटल राइट्स तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में होने ही होने चाहिए. ठीक है, इसलिए इतने इम्पॉर्टेंट है, इतने अच्छे हैं हमारे जो राइट्स. ठीक है, ठीक है, अब आगे चलते हैं बिल ऑफ राइट्स. Both these examples show that importance of having rights and of the actual implementation of these rights. ठीक है, a democracy must ensure that every individual have certain rights and that the government will always recognize these rights. Therefore, it is often a practice in most democratic countries to list the rights of the citizens in the constitution itself. ठीक है, rights ensure करते हैं कि उनका implementation होगा या नहीं होगा, और राइट्स अगर लिखे हुए हैं तो वो इंश्योर करता है कि सिटीजन्स को पता है हमारे राइट्स हैं. आज आप मान लीजिए कि राइट्स अगर लिखे हुए ना हो, कोई फंडामेंटल राइट्स या किसी भी तरीके के राइट्स अगर लिखे हुए ना हो तो सिटीज़न को कैसे पता चलेगा कि उनके पास ये राइट्स हैं भी. ठीक है,
मान लीजिए अगर किसी वुमेन के साथ में वायलेंस होता है और उसको ये नहीं पता कि मेरे पास राइट है पुलिस के पास जाने का या फिर अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो शेयर करने का, तो यही समझेगी ना कि ये तो चीज़ नॉर्मल है, ये होनी चाहिए। ठीक है, अगर अगर वो डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार है, अगर उसके साथ घर पे ठीक बर्ताव नहीं होता और उसे ये पता ही नहीं है कि इसके खिलाफ भी मैं बोल सकती हूँ, तो फिर उसको राइट का क्या मतलब हुआ, आप बताइए। उसको अवेयर नहीं है अपने राइट्स के बारे में। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए राइट्स हमारे लिखे गए हैं, और ये लिखे जाने को, राइट्स अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं, इसको हम बोलते हैं बिल ऑफ राइट्स। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बिल ऑफ राइट्स। Such a list of rights mentioned and protected by the Constitution is called the Bill of Rights. ठीक है, a Bill of Rights prohibits government from thus acting against the rights of the individuals and ensures a remedy in case there is a violation of these rights. ठीक है, बिल ऑफ राइट्स प्रोटेक्ट करता है कि अगर आपके राइट्स वायलेट हुए गए हैं और उस लिखे हुए राइट्स में अगर वो आ रहे हैं, तो आपको गारंटी है कि उसके खिलाफ आपको उसके सपोर्ट में आपको एक रेमेडी मिलेगी, उसके सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, रेमेडी का मतलब सॉल्यूशन मिलेगा अगर आपके साथ आपके राइट्स वायलेट हुए हैं। ठीक है, चलिए, फ्रॉम होम डज, अब प्रोटेक्ट किससे करें? राइट्स ऑफ इंडिविजुअल किससे प्रोटेक्ट करेंगे? तो राइट्स ऑफ इंडिविजुअल मे बी थ्रेटन्ड बाय अनदर पर्सन और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या फिर गवर्नमेंट। ठीक है, कौन कौन वायोलेट कर सकता है किसी इंडिविजुअल के राइट्स? देखो, कोई इंडिविजुअल है ABC, ठीक है, ये लड़का है, इसके राइट्स कौन कौन वायोलेट कर सकता है? इसके राइट्स वायोलेट कर सकते हैं कोई इंडिविजुअल, ठीक है, या फिर इसके राइट्स वायोलेट कर सकता है कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, या फिर इसके राइट्स खुद गवर्नमेंट वायोलेट कर सकती है। ठीक है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन मतलब कोई कंपनी वगैरह ऐसी कोई है अगर, तो वो इसके राइट्स वायोलेट कर सकती है। तो ये चीज़ हम देखेंगे कि इसके राइट्स किस तरीके से कौन कौन वायलेट कर सकता है। कोई इंडिविजुअल कर रहा है उसके राइट, अगर आपस में कुछ झगड़ा हो गया या कोई इंडिविजुअल लेवल पे अगर कोई किसी के राइट्स को वायलेट कर रहा है या फिर एनक्रोच कर रहा है, उसके इंटरफेयर कर रहा है तो उसके राइट्स एंजॉय करने में, ठीक है, वो हो सकता है। कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कंपनी हो गई, मान लीजिए कोई कंपनी से आपकी टसल हो गई है, वहाँ पे राइट्स का वॉयलेशन हो रहा है, या फिर गवर्नमेंट खुद, मतलब गवर्नमेंट भी कुछ एक्ट्स निकालती है जहाँ पर हो सकता है कि कुछ इंडिविजुअल्स के राइट्स वॉयलेट हो जाए। जैसे मान लीजिए, एग्जांपल देता हूँ, गवर्नमेंट किस तरीके से हम ये सब करती है। मान लीजिए कि कोई जगह है, कोई एक एरिया है, कॉलोनी है, वहाँ पे बहुत सारे लोग रह रहे हैं। अब वहाँ से फ्यूचर में गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा हाईवे का प्रोजेक्ट निकल रहा है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनको हटना पड़ेगा वहाँ से, ठीक है, और वो हट जाएगा तभी तो कॉलोनी साफ़ हो जाएगी और वहाँ से हाईवे निकलेगा। अब मान लो कि उन लोगों के जो घर थे, उनकी प्रॉपर्टी थी, वो सब तबाह हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो अगर गवर्नमेंट उनको वो जगह हटाने के लिए कह रही है तो गवर्नमेंट को उनको दूसरी जगह देनी पड़ेगी, रिहैबिलिटेट उनको करना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट इस तरीके से नहीं कर रही तो उनका राइट वॉयलेशन है, राइट टू प्रॉपर्टी जो है, और राइट टू प्रॉपर्टी उनकी वॉयलेट हो रही है क्योंकि जगह से उनको हटा रहे हैं वहाँ से, ठीक है। तो ये एक तरीके का क्या है, वॉयलेशन ऑफ राइट्स। तो गवर्नमेंट इस तरीके से भी शायद हो सकता है कि वॉयलेट कर सके राइट्स को, ठीक है, तो उनको फिर बचाया जाता है। अब फंडामेंटल राइट्स क्यों हैं? फंडामेंटल राइट्स देखो कहाँ से शुरू होती है कहानी। फंडामेंटल राइट्स की कहानी शुरू होती है 1928 से। ये सब फ्रीडम स्ट्रगल वाली बात है, जब आप हिस्ट्री में पढ़ोगे फ्रीडम स्ट्रगल तो बहुत स्टार्टिंग से फंडामेंटल राइट्स के डिस्कशन होने लग गए थे। जैसे रशियन रिवॉल्यूशन हुआ, अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ, तो दुनिया भर में चीज़ें आगे बढ़ रही थी और इंडिया के जो लीडर्स थे वो हर जगह घूम रहे थे, प्लस वो ये देख रहे थे कि दूसरी कंट्रीज़ में किस तरीके के राइट्स के वॉयलेशन हो रहे हैं और इंडिया में कितने ज़्यादा राइट्स के वॉयलेशन हो रहे हैं। क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो बहुत ज़्यादा ऑपरेशन करके रखती थी इंडियंस के ऊपर, ज़रा से भी राइट्स नहीं देती थी। राइट टू मूवमेंट नहीं था, राइट टू एजुकेशन नहीं था, ठीक है, हर किसी को अधिकार नहीं था अपनी आवाज़ उठा के बोल सके। राइट टू फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन नहीं था, कोई अपनी बात रख नहीं सकता था। कोई भी कुछ बोलता अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ तो उसको फट से जेल कर दी जाती थी, उसके ख़िलाफ़ मतलब बहुत पनिशमेंट दिया जाता था उसको, ठीक है। तो उनको उस टाइम के लीडर्स को अच्छे से पता था कि राइट्स की इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। उन्होंने देख रखा था कि ब्रिटिश रूल में कितने ज़्यादा हमारे जो राइट्स हैं वो वायलेट होते हैं, ठीक है।
तो उनको शुरू से ये अंदाज़ा था कि हमको राइट्स तो फंडामेंटल राइट्स तो रखने ही रखने हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो मोतीलाल नेहरू कमेटी ने ये डिमांडेड अ बिल ऑफ राइट्स एज फार बैक देन इन 1928. इट वॉज देयरफॉर नेचुरल दैट व्हेन इंडिया बिकेम independent and the constitution was prepared, there were no two opinions on the inclusion and protection of rights in the constitution. The constitution listed the rights that would be specially protected and called them फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो राइट्स रखने थे, ये तो हमको पता ही चला कि राइट्स तो होने ही चाहिए, प्लस कुछ राइट्स ऐसे होने चाहिए जो सबसे ऊपर होंगे, जिनका जो लेवल होगा, द कॉन्स्टिट्यूशन लिस्टेड द राइट्स दैट वुड बी स्पेशली प्रोटेक्टेड एंड कॉल्ड दैम फंडामेंटल राइट्स। मतलब ऐसे राइट्स जिनको कोई भी तोड़ नहीं सकता, इस तरीके के राइट्स जिनको कोई भी हटा नहीं सकता, कोई भी छीन नहीं सकता, तो इसलिए इनका नाम दिया गया फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। बहुत सारे राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, कुछ लीगल राइट्स हैं, ऑर्डिनरी राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट्स का मतलब वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, होता है ना। हमारी फैमिली में क्या होता है, हमारे जो पेरेंट्स हैं या हमारे सिबलिंग्स हैं, उनके साथ हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है, वो हमारे लिए शायद सबसे इम्पॉर्टेंट लोग होते हैं। फिर आते हैं फर्स्ट कजिन्स आते हैं, जो थोड़े से कम इम्पॉर्टेंट हैं। अब आप खुद सोचिए, हो सकता है कि किसी के कजिन्स ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन डायरेक्ट जो कजिन्स होते हैं या डायरेक्ट हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, डायरेक्ट जो ब्रदर्स सिस्टर्स होते हैं, सिबलिंग्स, या फिर डायरेक्ट हमारे जो पेरेंट्स हैं, उनके साथ जो क्लोजनेस है वो सबसे ज़्यादा है, वो इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा है। फिर उनके बाद जो हमारे फर्स्ट रिलेटिव्स होते हैं, कजिन्स होते हैं वो, और फिर उसके भी बाद और दूर के कजिन्स जो बाहर के स्फीयर में आते हैं, जैसे ये आप हो, और फिर इसके बाद में आपके पेरेंट्स, रिलेटिव पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स आ गए, और फिर इसके बाद में जो बाहर का स्फीयर होता है वो वाले लोग होते हैं जो आपके उतने इम्पोर्टेंट नहीं होते, ठीक है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट है किसी इंडिविजुअल के लिए, वो वाले राइट्स कौन से होंगे, वो वाले राइट्स होंगे फंडामेंटल राइट्स, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। The word fundamental suggests that these rights are so important that the Constitution has separately listed them and made special provisions for their protection. The fundamental rights are so important that the Constitution itself ensures that they are not violated by the government also. ठीक है, इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उनको गवर्नमेंट भी वायलेट नहीं कर सकती। जैसे बोलने का अधिकार, ठीक है, जैसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी, सब लोग इक्वल हैं आँखों में, चाहे कोई कितना ही गरीब हो, चाहे कोई कितना ही अमीर हो, लॉ के सामने, कानून के सामने सब लोग बराबर हैं। अगर किसी ने कार एक्सीडेंट किया है तो किसी बहुत पैसे वाले को भी सेम सज़ा मिलेगी, चाहे किसी बहुत गरीब ने एक्सीडेंट कर दिया है, ठीक है, गलती से, तो उसको भी सेम सज़ा मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि जो बहुत अमीर है उसको सज़ा कम मिलेगी। जैसे पहले के ज़माने में राजाओं के टाइम पे ऐसा होता था, जो राजा का दोस्त होता था उसको उतनी सज़ा नहीं मिलती थी, और कोई गरीब इंसान था, मज़दूर था, उसको फट से ज़्यादा सज़ा दे दी जाती थी, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता, हर किसी को बराबर सज़ा दी जाएगी, ठीक है। या फिर कोई अगर फैसिलिटी दे रहे हैं तो वो सबको बराबर मिलेगी, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो राइट टू इक्वालिटी ये बताता है, ठीक है। इसलिए ये गवर्नमेंट भी वॉलेट नहीं कर सकती। गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती कि किसी को तो अच्छा ट्रीटमेंट दे दिया जाए और किसी को ख़राब ट्रीटमेंट दे दिया जाए। किसी को तो बोल दिया जाए कि आप यहाँ से पानी पी सकते हो, इस तालाब से आप लोग तो पानी पी सकते हो गांव में, और किसी सर्टेन कास्ट को, बैकवर्ड, सो कॉल्ड बैकवर्ड कास्ट को, कोई कास्ट बैकवर्ड नहीं होती है, सो कॉल्ड, हम उनका डिवीज़न हमने बना रखा है कि कास्ट, कोई बैकवर्ड कास्ट है तो वो लोग वहाँ से पानी नहीं पी सकते, तो एक बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है। तो ऐसा गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती, और वो कौन प्रोटेक्ट करता है, वो प्रोटेक्ट करते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर राइट्स अवेलेबल टू अस। व्हाइल ऑर्डिनरी लीगल राइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड एनफोर्स्ड बाय ऑर्डिनरी लॉ, फंडामेंटल राइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत अलग अलग तरीके के राइट्स हमको दिए हुए हैं। कुछ राइट्स ऐसे हैं जो डायरेक्टली लिखे हुए नहीं हैं, ठीक है, उनके लिए स्टैट्यूट्स हैं, मतलब उनके लिए एक्ट्स बना रखे हैं। कुछ एक्ट्स हैं वहाँ पे, जैसे मान लो वोटिंग का अधिकार, जैसे राइट टू वोट, राइट टू वोट, ठीक है। तो अगर मान लो कोई क्रिमिनल है तो
उसके पास राइट टू वोट नहीं मिलेगा। अगर उसके बहुत लंबा टाइम से वो क्राइम करके बैठा है और अगर वो पनिशमेंट कर रहा है तो उसको वोट करने का अधिकार नहीं मिलेगा, ठीक है। और इस तरीके से ये राइट लिया भी जा सकता है किसी से भी, तो ये एक फंडामेंटल राइट नहीं है। मान लो किसी को वोट करना है, तो अगर कोई बोले कि 15 साल का लड़का मुझे वोट करना है, कोई बोले अगर ऐसा कहे कि मैं 15 ईयर्स का मुझे वोट करना है, तो उसको ये राइट है ही नहीं, ठीक है। तो ये फंडामेंटल राइट नहीं, क्योंकि 18 के अबव वाले जो लोग हैं उन्हीं को राइट मिलेगा, ठीक है। जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट RPA, तो RPA जो एक्ट है उसमें बहुत सारे राइट्स दिए हुए हैं लोगों को, लेकिन ये सबको नहीं है अवेलेबल, ठीक है। कुछ कुछ लोगों को है और वो हटाए भी जा सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मान लो राइट टू अनटचेबिलिटी, मतलब राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, कोई अगर किसी को सर्टेन तरीके से कुछ बोल रहा है कि नहीं तुम तो इस तरीके के हो, तुम तो अछूत हो, ठीक है, कोई बुरे डेरोगेटरी वर्ड्स यूज़ कर रहा है उसके अगेंस्ट में, तो वहाँ पर कोई भी हो, किसी भी एज का हो, वो तुरंत जाके बोल सकता है कि नहीं इसने मुझे इस तरीके से कहा है, मेरा राइट वॉयलेट किया है इसने, ठीक है, तो आप ऐसा ना करो मेरे साथ में, ठीक है। तो उसके खिलाफ फिर कोर्ट डिसाइड करती है कि क्या पनिशमेंट होगा, जो भी रूल्स होंगे उसके हिसाब से। तो इस तरीके के जो राइट्स हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट्स। वहीं पे अगर राइट टू वोट है, राइट टू वोट इज़ अ ऑर्डिनरी राइट, वो एक लीगल राइट है, तो उसका इतना प्रोटेक्शन नहीं होता, ठीक है। क्रिमिनल को ये जाके नहीं बोल सकता कि मेरा राइट टू वोट वायलेट कर दिया गवर्नमेंट ने, ठीक है। अब आपको शायद समझ आया होगा कि राइट टू जो नॉर्मल राइट्स हैं वो और फंडामेंटल राइट्स कैसे हैं। बस लास्ट टॉपिक हम इसमें पढ़ने वाले हैं, फिर इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, ऑर्डिनरी राइट्स मे बी चेंज्ड बाय द लेजिस्लेचर बाय ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग, ठीक है। तो ऑर्डिनरी लॉ से वो राइट चेंज किया जा सकता है, पर फंडामेंटल राइट कहाँ पर मेंशन्ड है? फंडामेंटल राइट जो मेंशन्ड है वो कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज करना है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा। अमेंड का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ फेरबदल करना, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा, तभी वो राइट्स चेंज होंगे, और वो प्रोसेस बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। नो ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट कैन एक्ट इन अ मैनर दैट वायलेट्स देम, ठीक है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स चेंज भी करने हैं तो वो इस तरीके से होना चाहिए कि लॉ किसी का राइट कभी भी वायलेट ना हो, ठीक है। अगर आप राइट टू इक्वालिटी में कुछ लाना चाहते हो, ठीक है, कुछ चेंज करना चाहते हो, तो वो इस तरीके से होना चाहिए कि बाकी के जो लोगों के जो राइट्स हैं ना वो वायलेट ना हो, ठीक है। इसलिए फंडामेंटल राइट्स को चेंज करना बहुत ज़्यादा टफ चीज़ होती है, ठीक है। As we shall study below in this chapter, judiciary has the powers and responsibility to protect the fundamental rights from violations by actions of the government. Executive as well as legislative action can be declared illegal by the judiciary. कोई भी अगर काम लेजिस्लेचर करता है, पार्लियामेंट करता है, या फिर एग्जीक्यूटिव का सिंपल मतलब होता है गवर्नमेंट, और एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर का मतलब होता है हमारा पार्लियामेंट, कैन बी डिक्लेयर इलीगल बाय द जुडिशरी इफ़ दीज वॉयलेट फंडामेंटल राइट्स। अगर सरकार कोई भी ऐसा काम करती है या फिर पार्लियामेंट कुछ ऐसा काम करती है जिससे फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट हो रहे हैं, तो जुडिशरी के पास पूरी पावर है कि उसको हटाने का, उस लॉ को या उस एक्ट को हटाने का, उसको क्या करना, उसको खारिज करने का, मतलब एक तरीके से इलीगल बताने का, उसका पूरा राइट जुडिशरी के पास है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो इंटरप्रिटेशन करने का है और कॉन्स्टिट्यूशन को समझने का काम है, वो काम किसका है? वो काम है जुडिशरी का। हाउएवर फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट और अनलिमिटेड। ये भी इंपॉर्टेंट है कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, अनलिमिटेड राइट्स नहीं है किसी के पास में। उन फंडामेंटल राइट्स के ऊपर भी कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं, कुछ लिमिटेशन लगी गई हैं, जो कि हम आगे वाले हमारी जो फर्दर क्लासेस में हम देखने वाले हैं। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन उनका नाम दिया है, बहुत स्पेशल है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन द एक्सरसाइज ऑफ आर फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। अब वो क्या क्या लिमिटेशंस हैं, क्या क्या रोका गया है फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय करने से, वो हम देखेंगे आगे वाले जो फर्दर हमारी जो क्लासेस होंगी उसमें। और फिर हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद से राइट टू इक्वालिटी, इस तरीके से सारे राइट्स हम धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। सो थैंक यू सो मच ये क्लास देखने के लिए, और प्लीज़ जुड़े रहिए, प्लीज़ आप इसमें इंटरेस्ट बढ़ाइए, और दिस इज़ अ वेरी गुड टॉपिक, और आई होप आप सबको बहुत इसमें इन्वॉल्वमेंट फील होगा, क्योंकि आसपास की होने वाली चीज़ें हैं हमारी सारी, और आई होप यू विल कनेक्ट टू दिस टॉपिक एंड particularly to Indian Constitution. So thank you so much, and
फिर नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे।